तो स्टूडेंट्स आज हम लोग कुछ और आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस करते हैं। ये है सेट 10 जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस फंक्शंस के हैं, कुछ लूप के भी हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पिछले सेट में कर चुके हैं। यहाँ पर फॉर आई की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक चल रही है। ठीक, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 1 से लेकर के 9 तक। तो आई की वैल्यू एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, है ना, 5 होगी, 6 होगी, इस तरह से कहाँ तक जाएगी? 9 तक। फिर कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? इफ आई मॉडुलस टू इक्वल टू 0, यानी कि आई को अगर हम 2 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर आए उसको चेक करना है कि अगर वो 0 है, इसका मतलब है आई कैसा होना चाहिए? आई हमारा एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, अगर आई इवन होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इसका मतलब है कि हम हमेशा जितने भी इवन नंबर्स हैं, जैसे कि एक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से, तो इनके केस में क्या होगा? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आई की वैल्यू प्रिंट होगी। अदरवाइज कंटिन्यू हमारा नेक्स्ट आइटरेशन में लेके जाएगा। तो कंटिन्यू के बाद वैसे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 अगर है तो 1 मॉडुलस 2 आ जाएगा और इक्वल टू 0 ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो इस तरफ क्या आया? 1 और इसके दूसरी तरफ क्या है? 0। तो दोनों ये डिसिमिलर हैं तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो गया 0। और इफ के अंदर 0 का मतलब फेल हो गया, तो प्रिंटफ नहीं चलेगा। तो इस वजह से जब आई की वैल्यू 2 होगी इसी एग्जांपल में, तो 2 मॉडुलस 2 क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। 2 मॉडुलस 2 करेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे इफ के अंदर। ये इफ के अंदर लिखा हुआ है पूरा। तो ऐसा होने पर ये क्या होगा? 0 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 1 2 रिमाइंडर 0, तो 0 इक्वल टू 0 ये ट्रू हो गया। तो इफ के अंदर क्या आ गया? 1, यानी ट्रू हो गया। तो आई की वैल्यू क्या है? वो प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या थी? 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 4 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा और 8 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखा है लूप चल रहा है आई की वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक, और कंडीशन में लिखा है आई लेस देन 4 हो तो हेलो प्रिंट करके ब्रेक करके बाहर आ जाए। तो हमें मालूम है कि ब्रेक टेक्स कंट्रोल आउट ऑफ द लूप बॉडी। ठीक, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा तुरंत। यहाँ पर इफ, तो ये तो इफ है, ये लूप है, लूप से बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर कहीं आ जाएगा। अब यहाँ कुछ और है नहीं तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 4 ट्रू है, हेलो प्रिंट करेगा, ब्रेक चलेगा, बाहर आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है आई इक्वल टू 0 इफ आई इक्वल टू 0। कंडीशन तो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर जाएंगे। प्रिंटफ में हेलो है, हेलो प्रिंट भी हो सकता है, हो जाए। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? ब्रेक। अब ब्रेक की क्या कंडीशन है? ब्रेक इज वैलिड, ब्रेक इज वैलिड ओनली इन लूप एंड स्विच बॉडी, लूप एंड स्विच बॉडी। अब यहाँ पर ना तो लूप है और ना ही स्विच बॉडी है, ये सिंपल इफ है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रेक इनवैलिड है, इसीलिए इसमें कंपाइल टाइम एरर हो जाएगी। ये सिंटेक्स एरर है या कंपाइल टाइम एरर है? सिंटेक्स एरर को ही कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, क्योंकि कंपाइलर ही सिंटेक्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो करेक्ट है कि नहीं। अब इसके केस में देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। ओपी की वैल्यू 1 है, इंटीजर है, ठीक है, 1 इसके अंदर जाएगा, 1 इसके अंदर जाएगा, केस 1 से मैच कर जाएगा, हेलो प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद केस 2 में जाएंगे, क्योंकि ब्रेक नहीं लगा है तो अगला केस चलेगा, हाई भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यू। और कॉन्टिन्यू के साथ कॉन्टिन्यू के साथ क्या रूल होता है? कॉन्टिन्यू इज ओनली वैलिड विद इन लूप्स, इज वैलिड विद इन लूप बॉडी ओनली, विद इन लूप बॉडी ओनली। और लूप हमारे पास 3 ही होते हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल, 3 ही हमारे पास लूप हैं। और यहाँ पर ना तो फॉर है, ना व्हाइल है, ना डू व्हाइल है, ये है स्विच केस। तो कंटिन्यू और ब्रेक के बीच में डिफरेंस ही यही है। और अगर डिफरेंस को और क्लियरली देखना हो तो मेरा एक शॉर्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, उसमें देखिए ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, विद एग्जांपल मैंने समझाया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आउटपुट में अब हमारे फंक्शन के प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कोड। इसमें फंक्शंस की कॉलिंग, रिटर्निंग और वो क्या वैल्यू देगा, किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, इस पर हमारे क्वेश्चंस हैं। तो ये वॉइड शो, सबसे पहले जो ये लाइन लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ये क्या कहलाता है? ये कहता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। और फंक्शन का डिक्लेरेशन कब दिया जाता है? जब फंक्शन की बॉडी
बाद में दी गई हो और उसकी कॉलिंग पहले करी गई हो, यानी इफ फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डेफिनेशन, है ना, ये डेफिनेशन है फंक्शन की, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डेफिनेशन फंक्शन की। तो अगर यहाँ और ये कहलाती है कॉलिंग, ये चीज यहाँ पर बता रहा हूँ आगे के लिए काम आएगी। ये है कॉलिंग, जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है नाम से शो। तो फंक्शन की कॉलिंग अगर डेफिनेशन से पहले है तब डिक्लेरेशन कंपलसरी है, और अगर हमने फंक्शन की डेफिनेशन ही पूरी की पूरी वहां बना दी ऊपर, तब डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिस कि जिस फंक्शन को हम पहले कॉल कर रहे हैं उसकी बॉडी आगे मिलेगी। तो ये प्री प्रोसेसर का काम है कि वो इस प्रॉमिस को देखता है और लिंक करता है रन टाइम पर, ठीक। तो यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा कंपाइलर तुरंत जाएगा फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। स्टार्ट तो मेन से ही होगा, मेन के अंदर पहली लाइन शो लिखी है, तो अब प्रिंटफ पहले नहीं चलेगा, पहले शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सो शो को एग्जीक्यूट करने जाएगा और अफ्रीका को प्रिंट कर देगा। फंक्शन कंप्लीट हो गया तो यहाँ से वापस आ जाएगा, है ना, कंट्रोल यहाँ से वापस आ जाएगा फिर से, कहाँ पर, यहीं पर मेन के अंदर, मेन ने कॉल किया था और मेन के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है वो रन होगा, बचे हुए पार्ट में अगला प्रिंटफ है अर्जेंटीना, इसीलिए पहले अफ्रीका प्रिंट होगा फिर अर्जेंटीना प्रिंट होगा। अगर हम इस प्रिंटफ को और इस शो फंक्शन को आपस में इंटरचेंज कर दें तो पहले अर्जेंटीना प्रिंट होगा बाद में अफ्रीका प्रिंट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस नॉलेज के साथ। तो एक बार फिर से यहाँ पर ये क्या है, डिक्लेरेशन है फंक्शन का और ये मेन है, और नीचे ये फंक्शन की यहाँ पर ये डेफिनेशन दी है, यानी फंक्शन की बॉडी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब इंट ए लिखा है, प्रिंटफ में लिखा है पिस्ता काउंट, तो पिस्ता काउंट तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक, यहाँ लिख जाएगा पिस्ता काउंट, जो भी लिखा होता है ना प्रिंटफ पे स्ट्रिंग वो प्रिंट हो जाएगी, और इक्वल टू भी प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोट्स में जितना भी लिखा है वो सब प्रिंट होगा। फिर इसने फंक्शन को कॉल किया है इस जगह पर शो, तो जैसे ही फंक्शन इस जगह पर कॉल हुआ है तो यहाँ से तुरंत जो है कि कंट्रोल फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करने चला जाएगा। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन में 10 रिटर्न कर रहा है, सो फंक्शन अब यहाँ पर इसी जगह पर 10 छोड़ देगा, ठीक, और रिटर्न कर जाएगा। सो फंक्शन कंट्रोल पहले गया इंट शो के अंदर, कंट्रोल ने इसको रन किया और फिर रिटर्न कीवर्ड की वजह से वापस यहीं पर आकर के 10 वैल्यू छूट जाएगी, जो कि हमारे यहाँ पर ये 10 आ जाएगा और वो किसको असाइन हो जाएगा, ए को, तो ए में वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक। और अगले प्रिंटफ की वजह से ए की जो 10 वैल्यू है वो इसके आगे प्रिंट हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर है पिस्ता काउंट इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिर से यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है, मेन के अंदर गए फ्लोट ए, ठीक, एक वेरिएबल बनाया फ्लोट ए नाम का, देखिए वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर इस बारी, नाम फ्लोट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, कुछ इसका एड्रेस होगा, ठीक बात है। फिर इस लाइन पर शो फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही शो फंक्शन को कॉल करेंगे शो की बॉडी एग्जीक्यूट करने चला जाएगा कंपाइलर। शो फंक्शन के अंदर 2 बार रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन जब पहला वाला रिटर्न स्टेटमेंट चल जाएगा तो दूसरा वाला नहीं चलेगा, तो इसको बोलते हैं कोड अनरीचेबल। अनरीचेबल यहाँ तक पहुंचा ही नहीं ना कंपाइलर, इसलिए इसको बोलते हैं कोड अनरीचेबल। इसमें कोई एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है, सिंटेक्स एरर नहीं है। अगर आप चाहते थे कि 35 रिटर्न हो तो ये ऊपर वाला रिटर्न हटाना पड़ेगा। तो जब पहला वाला रिटर्न चल गया तो 15.5 इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन ये रिटर्न कर क्या रहा है, ये कर रहा है रिटर्न इंटीजर। सो 15.5 को पहले वो कन्वर्ट करेगा किसमें, 15 में, फिर रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पर इसी जगह पर ये रिटर्न कर देगा और वो 15 हमारा ए में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब ए क्या है, ए है फ्लोट, तो यहाँ पर जब 15 आएगा तो 15 वापस कन्वर्ट होगा किसमें, फ्लोट में, तो इसीलिए उसके आगे 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक। अब ये ए में चला जाएगा, सो ए के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 15.000000, क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है और वही %f से यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह से 2 बार ये डेटा टाइप कन्वर्जन होगा, और ये दोनों ही टाइप का कन्वर्जन कैसा है, इम्प्लिसिट है, यानी इंटरनल है, इम्प्लिसिट, ठीक, इम्प्लिसिट यानी इंटरनल डेटा टाइप कन्वर्जन है। पहले तो 15.5 को 15 में कन्वर्ट किया क्योंकि इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए, ठीक। फिर जब यहाँ पर स्टोर हो गया ए के अंदर, अब ए हमारा फ्लोट है तो 15 को फिर से फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और %f की वजह से प्रिंट करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, वॉइड मेन में गए, माई शो फंक्शन को कॉल किया विद वैल्यू 5, तो 5 के साथ यहाँ पर चला गया अंदर, तो ये जो 5 है वो किस में चला गया, 5 चला गया बी में। 5 कैसा पैरामीटर है, 5 है एक्चुअल पैरामीटर, बी है फॉर्मल पैरामीटर, ठीक।
और ये फंक्शन रन हो गया। तो फंक्शन रन होने से ये प्रिंटफ चलेगा, प्रिंटफ चला तो यहाँ पर आ जाएगा रिसीव्ड %d की जगह पर जो भी b की वैल्यू है, b में क्या वैल्यू है 5, सो रिसीव्ड 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉमा भी लगेगा क्योंकि %d के बाद यहाँ कॉमा भी है, तो कॉमा लगेगा, ठीक। फिर ये कंट्रोल वापस आ जाएगा, इस फंक्शन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल वापस आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल वापस कहाँ पर आएगा, मेन में इस लाइन पर। अब ये फिर से माई शो 10, अब ये जो 10 वैल्यू है वो b में जाएगी इस बार, और फंक्शन कॉल होगा, फिर से कॉल होगा तो फिर से प्रिंटफ चलेगा, और इस बार ये लिख देगा RECIVED रिसीव्ड %d की जगह आपकी b की वैल्यू अंदर क्या वैल्यू गई है 10, सो 10 और एक कॉमा भी लगेगा, ये कॉमा है, ठीक। तो इसीलिए इसका आउटपुट आएगा रिसीव्ड 5 रिसीव्ड 10। तो सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग एंड रिटर्निंग पर ये क्वेश्चंस हैं, इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फंक्शंस पर आपका कमांड और समझदारी थोड़ा बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब फू को यहाँ डिक्लेयर किया क्योंकि मेन के नीचे फू है, राइट। हमेशा डिक्लेरेशन ही चल रहा है ज्यादातर, अदरवाइज ये ऊपर भी हो सकता था। तो अब मेन में गए और मेन में यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ये लाइन एग्जीक्यूट करने पर यहाँ पर ये FOO लिखा हुआ है, तो जैसे ही ये लिखा देखेगा तुरंत फंक्शन चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन के अंदर उसको एग्जीक्यूट करने, है ना। एग्जीक्यूट करने जाएगा तो ये प्रिंटफ चल जाएगा, प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन पर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर ये 2 वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, सो ये 2 वैल्यू i में चली जाएगी। अगर आप इस लाइन के बाद यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट करके देखें, %d लगा करके, है ना, i की वैल्यू को प्रिंट करके देखें, तो ये i की वैल्यू भी 2 ही निकलेगी क्योंकि इसने 2 रिटर्न किया है। बट ये वाला जो 2 है वो इस प्रिंटफ की वजह से प्रिंट हो रहा है, ना कि इस रिटर्न की वजह से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो सम इंट कॉमा इंट, ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल का नाम नहीं देते हैं, पैरामीटर का नाम नहीं देते, सिर्फ डेटा टाइप देते हैं, वो ऑप्शनल होता है नाम। अगर आप दे भी देंगे तो वो कोई यूजफुल नहीं है वहां पर, क्योंकि डिक्लेरेशन में मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ए और बी नाम देने से भी उनमें हम कोई वेरिएबल नहीं डाल पाएंगे, ठीक। वो सब कॉलिंग में और डेफिनेशन में एलोकेट होती है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में वेरिएबल का नाम i और j दिया गया है। तो पहली बार a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 10 है और एक इंटीजर का नाम माईसम दिया है, ठीक। माईसम के अंदर सम को कॉल किया a, b के साथ में, ठीक है। सो सम फंक्शन को एग्जीक्यूट करने चला जाएगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने चला जाएगा, और a के अंदर 5 है, a के अंदर यहाँ पर देखिए a है और ये b है, ठीक। फंक्शन के अंदर क्या है, i है, फंक्शन के अंदर j है, ठीक है। तो a में 5 है और b में 10 है, फंक्शन कॉल हुआ तो a की वैल्यू जो है वो i में चली गई, b की वैल्यू जो है वो j में चली गई, तो i में 5 और j में 10 हो गया। तो यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा i प्लस j कितना हो जाएगा 15। तो ये जो 15 है, ये 15 वैल्यू माई सम को वापस कर दी जाएगी, और ये माई सम यहाँ पर ये 15 को प्रिंट कर देगा पहली वाली प्रिंटफ से। फिर दूसरे वाले प्रिंटफ में अब की बार सम के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी गई है 10, 20। अब यहाँ पर जो i है उसमें वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है 10, राइट, और इसमें j में 20 दे दी गई है अगले स्टेप में। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है, तो 10 प्लस 20 यहाँ पर ये क्रिएट करेगा, इसको 30 क्रिएट करेगा और 30 यहाँ पर इसी जगह पर रिटर्न कर देगा, और यहाँ पर ये टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से प्रिंट कर देगा, इसलिए नेक्स्ट वैल्यू इसकी 30 हो जाएगी, इसलिए आउटपुट आएगा सम 15 सम 30। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।